students, very good morning. Welcome to Study from Home, a program initiated by Kanama Public School, Vrindavan. In this program, we provide you virtual classes directly to your home. So, without wasting time, let us continue our chapter and finish it today. Emerging modes of business. In the emerging modes of business, we learn about the e-business, electronic commerce, and the difference between e-business and traditional business, and scope of e-business. आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है? किसी भी गुड के उसके प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक के आने का प्रोसेस। देखिए, यूजुअली एक इकोनॉमी में सबसे पहला जो पर्सन होता है किसी भी गुड के लिए, वो होता है प्रोड्यूसर। ठीक है, उसके बाद वो चीज पहुंचती कैसे है? वो प्रोड्यूसर जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा है? कंज्यूमर के लिए। तो अल्टीमेटली करना क्या है? प्रोड्यूसर को कोई गुड प्रोड्यूस करके किस तक पहुंचानी है? कंज्यूमर तक पहुंचानी है। लेकिन कन्वेंशनल यानी कि जो परंपरागत तरीका है वो क्या है? सबसे पहले प्रोड्यूसर गुड प्रोड्यूस करेगा, तो उसके बाद वो कहां जाएगी? वो जाएगी आपकी होलसेलर के पास। उसके बाद होलसेलर से उसे कौन परचेस करेगा? होलसेलर से उसे परचेस करेगा रिटेलर। उसके बाद रिटेलर से परचेस करेगा उसके कंज्यूमर। ये है आपका ये आपका कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जहां से कोई भी प्रोडक्शन के बाद प्रोड्यूसर से जाएगा होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास, फिर कंज्यूमर के पास। ये तो हो गया हमारा पहला। लेकिन टाइम चेंज हुआ है, अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स अवेलेबल है, बिग बाजार अवेलेबल है, इसमें भी थोड़ा सा चेंज आ गया है। इसमें थोड़ा सा चेंज क्या आया है? ये तो हमारा पहला है कि होलसेलर को हटा दिया गया है। अब सीधा जो गुड़ है वो कहां चली जाती है? प्रोड्यूसर से रिटेलर के पास, एंड रिटेलर से कहां? कंज्यूमर के पास। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला जो सिचुएशन थी, ये जो सिचुएशन है कन्वेंशनल बिजनेस की है। ये जो सिचुएशन है ये आपकी मॉडर्न सिचुएशन है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो ई बिजनेस में डिस्कस कर रहा हूँ, ई बिजनेस की सिचुएशन क्या कहती है? ई बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सीधा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जोड़ता है। नो होलसेलर, नो रिटेलर। अब होलसेलर रिटेलर की यहाँ पे वैल्यू क्या है? अब सपोज कीजिए आप 2 लीटर की कोक खरीदते हैं। 2 लीटर की कोक मार्केट में आ रही है 90 रुपीज की। ये 2 लीटर की कोक का मार्केट प्राइस है। ये प्रोड्यूसर के पास से निकल रही है 50 रुपए। ठीक है, अब 50 रुपए की कोक निकल रही है, जिसमें 20 रुपए होलसेलर का प्रॉफिट है एंड 20 रुपए रिटेलर का प्रॉफिट है, तब जाके ये आपको 90 रुपए मिल रही है। लेकिन जब प्रोड्यूसर यहाँ पे ई बिजनेस की हेल्प से क्या हुआ? प्रोड्यूसर सीधा का सीधा ये कनेक्टिविटी कंज्यूमर के साथ कर रहा है, तो आपको कितने की मिल जाएगी? या आपको 70 या 75 की मिल जाएगी। इससे क्या फायदा हुआ कि जो कमीशन जा रहा था होलसेलर एंड रिटेलर के एंड पे, वो कमीशन जो है वो बंद हो गया। तो ई बिजनेस की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ गुड्स एंड सर्विस है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गया है। अब प्रोसेस और कन्वेंशनल तरीके से चीजें हम तक नहीं पहुंचती। ठीक है, तो ये था मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का डिस्कशन कि किस तरह से गुड्स के प्राइस जो है वो कंट्रोल हुए हैं ई बिजनेस की वजह से। आप कई बार देखते होंगे कोई फोन मार्केट में तो महंगा है, लेकिन अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे या किसी भी ई बिजनेस प्लेटफॉर्म पे वो सस्ता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो आपका शॉर्ट हो गया। अब इसके बाद जो चीजें हमें देखनी है वो देखनी है कि हम ई बिजनेस यूज तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सेफ है? क्या वो सिक्योर है? तो इस टॉपिक में हम यही स्टडी करेंगे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ई बिजनेस। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस आपका इंटरनेट पे हो रहा है और मोस्टली चीजें आपकी फेक पे चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो लगता ही लगता है। और सबसे पहला जो रिस्क आता है इसमें वो आता है आपका ट्रांजैक्शनल रिस्क, यानी कि जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में, जो सेलर और बायर के बीच में जो कनेक्शन होता है ना, वही सबसे बड़ा रिस्क है। जैसे सबसे पहला आपने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, सेलर ने, आपने पेमेंट कर दिया, सेलर ने मना कर दिया कि भाई हमारे पास तो ऑर्डर आया नहीं।
सेकंड केस क्या होगा, सेलर ने ऑर्डर प्लेस कर लिया, आपके पास भेज दिया, आपने गुड ले लिया लेकिन आपने अमाउंट नहीं पे किया। सेकंड, सेलर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, कुरियर वाला आपके घर को ही ढूंढ रहा है कहाँ है। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी क्या है वो हमारे सामने एज अ ट्रांजैक्शनल रिस्क आती हैं। हम बैंक पे, इंटरनेट पे पेमेंट के लिए रिलायबल रहते हैं, कई बार पेमेंट डिले हो जाता है, पेमेंट किसी और के पास पहुंच जाता है। तो इस चीज़ के लिए क्या है, कंपनी और स्मार्ट हो रही है, हमारे फ़ोन की कुकीज़ को, कैचेस को यूज़ किया जा रहा है हमारी लोकेशन को मार्क करने के लिए, हमको समझने के लिए, हमारे बैंक ट्रांजैक्शन ट्रैक किए जाते हैं, जिससे कि हम लोग इस तरह की चीज़ें ना कर सकें और हम भी सेलर की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं और हम केवल और केवल उन्हीं साइट्स को यूज़ करते हैं जो कि हमारे लिए रिलायबल है। ठीक है, ये तो पहला हो गया क्या मेरा ट्रांजैक्शनल रिस्क, जो मैंने डिस्कस किया अभी, दैट वाज ट्रांजैक्शनल रिस्क। ठीक है, ट्रांजैक्शनल रिस्क के बाद जो सेकंड रिस्क मैं डिस्कस करूंगा वो है डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। सेकंड रिस्क क्या है, डेटा स्टोरेज रिस्क और ट्रांसमिशन रिस्क। देखिए, डेटा स्टोरेज रिस्क को आप ऐसे समझिए कि अमेजोन के पास, फ्लिपकार्ट के पास कितने सारे लोगों का डेटा है, वो आपके फोन से फोटोज, वो आपके फोन से एड्रेस, वो आपके फोन से सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या वो अगर कोई इसका मिसयूज कर ले, कोई आपकी कंट्री के खिलाफ इस चीज का यूज कर ले, और कितनी बार ऐसी साइट्स पे देखा भी जाता है कि ऐसे एलिमेंट जो कि किसी का भला नहीं चाहते, वो अपने पर्टिकुलर यूज के लिए ऐसी कई साइट्स का यूज करते हैं अपने अर्निंग के लिए, फ्रॉडरी करते हैं। तो एक डेटा स्टोरेज इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट एंड साइबर सेल जैसी कई सारे डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं जहां पे आप कंप्लेन कर सकते हैं और जो मॉनिटर करते हैं सिर्फ। और डेटा स्टोरेज इसमें एक चीज और आती है, वो है वायरस। ठीक है, एक कंप्यूटर वायरस और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कंप्यूटर वायरस आपके पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को अगर आपको डाउनफॉल पे लेके जाना है तो डेफिनेटली वायरस उस पूरे कंट्री के ई बिजनेस को ठप कर सकता है। तो सेकंड आपका रिस्क था आपका डेटा स्टोरेज रिस्क एंड और ट्रांसमिशन रिस्क। थर्ड जो आपका है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिस्क। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टर्म का मतलब क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब देखिए, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके पास अपनी कुछ चीज़ें होती हैं जो केवल और केवल उसकी होती हैं, उसका सोनली राइट रहता है उस चीज़ पे। एंड जब आपका बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली या इंटरनेट पे एक्सपोज है तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के रिस्क, आपके बिजनेस के फॉर्मूलाज, आपके बिजनेस की सीक्रेसीज पे कहीं ना कहीं डेंजर रहता है। तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिजनेस के लिए, और उसके लिए साइबर सेल है, उसके लिए गवर्नमेंट है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन हम इन रिस्क को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमको केयरफुली इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने होते हैं जिससे कि हम अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकें। लेकिन कितने भी लॉसेस हों, स्टिल ई बिजनेस इज राइजिंग डे बाय डे। ई बिजनेस की हिस्सेदारी हर रोज बढ़ती जा रही है, उसका शेयर बढ़ता जा रहा है कंट्री की इकोनॉमी के वेलफेयर एंड डेवलपमेंट में। इतने सारे रिस्क होने के बावजूद भी, और यही तरीका है, वी आर लिविंग इन द 21st century एंड 21st century इज द एज ऑफ इंटरनेट, एंड इन द एज ऑफ इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज द ओनली वे टू डू बिजनेस। अब वो टाइम नहीं है जहां पे हम ट्रेडिशनल बिजनेस का हाथ पकड़ के चलते रहे। बिजनेस भी टाइम के साथ चेंज हो चुका है, इंटरनेट की स्पीड के साथ साथ डिलीवरी भी फास्ट हो रही है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस खत्म होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि आउटसोर्सिंग हमारा टॉपिक जो है वो हट चुका है सिलेबस से फॉर दिस ईयर ओनली। तो अगर आपकी क्वेरी उस पोर्शन से भी है तो आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरीज। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ केस स्टडीज। चलिए स्टूडेंट्स, आफ्टर द एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक केस स्टडी ऑफ इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ठीक है,
तो केस स्टडी पढ़ते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आप पेपर में केस स्टडी सॉल्व करें, केस स्टडी हमेशा बहुत अच्छे से आपको रीड करनी है थोरोली, सो यू गाइस कुड अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन इन द केस स्टडीज़, बिकॉज ये बहुत बड़ा एंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है केस स्टडी का, बिकॉज कम्युनिकेशन हम इन सब का एक लेवल का नहीं हो सकता। तो एटलीस्ट द मोर टाइम यू विल रीड द केस स्टडी, द मोर यू विल अंडरस्टैंड द फैक्टर्स ऑफ केस स्टडी। चलिए लेट अस स्टार्ट विद आवर केस स्टडी। केस स्टडी क्या कहती है? सबसे पहली केस स्टडी को मैं आपको बता दूं इस बारे में। यूनिक एंटरप्राइज इज डीलिंग इन ऑटो स्पेयर पार्ट्स विद द एक्सपेंशन इन बिजनेस। द एंटरप्राइज फाउंड दैट द डिसीजन आर डिलेड एंड लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन इज कमिंग डाउन। यानी कि यूनिक एंटरप्राइज है जो ऑटो स्पेयर पार्ट्स में डील करता है, और जैसे उनका बिजनेस बढ़ा तो उन्होंने देखा कि डिसीजन मेकिंग डिले हो रही है और कोऑर्डिनेशन जो एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट के बीच में है वो कम होता जा रहा है। The CEO, Chief Executive Officer, called for a meeting for all the managers. Ravi, a newly appointed manager, suggested that the company should have its own internet so that all the employees can interact and pass important information to each other through internet. यानी कि उसने एक ऐसा इंटरनेट बेस्ड सिस्टम का सजेशन दिया है जिससे सारे एम्प्लॉय एक बार में कनेक्ट हो सकें और जो मैनुअल रीचिंग का जो डिले है वो डिले रुक जाए, यानी डिसीजन मेकिंग जो है वो फास्ट हो जाए। इवन शॉर्ट मीटिंग्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कैन बी कंडक्टेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और जो डिपार्टमेंट्स की जो मीटिंग्स हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कंडक्ट कराई जा सकें। तो क्या हुआ? टू टेक फास्ट एक्शन, CEO liked the idea and installed an internet for connecting all the employees in line। यानी उन्होंने एक ऐसा इंटरनेट बेस्ड सिस्टम बनाया जिससे बिजनेस की इंटरनल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराया जा सके। और बिजनेस की इंटरनल एक्टिविटी कंडक्शन की बात जहाँ पे आ जाती है, वहाँ पे जो सिस्टम हम फॉलो करते हैं वो होता है हमारा स्कोप ऑफ ई बिजनेस का इंट्रा बी कॉमर्स। ठीक है, पूछा क्या है? विच ब्रांच ऑफ ई बिजनेस इज सजेस्टेड बाय मिस्टर रवि। तो ब्रांच ऑफ ई बिजनेस की बात करूँ, क्या है वो? इंट्रा बी कॉमर्स। ठीक है, अब बी क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय ई बिजनेस। ई बिजनेस के बेनिफिट क्या होते हैं? जैसे ग्लोबल रीच है, आपका कन्वीनियंसी है, स्पीड है। तो ये कुछ बेनिफिट हैं जो आपको यहाँ पे इस केस में आपको एलैबोरेट करने होंगे। इस केस में जो हाईलाइटेड लाइन है, मैं एक बार उसको और ब्लू से हाईलाइट करके दिखाऊंगा कि ऑन इंटरनेट सो दैट ऑल द एम्प्लॉय कैन इंटरेक्ट। इस लाइन में हमें इसका आंसर मिला है, क्योंकि इंटरनल बेस्ड कम्युनिकेशन, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल वर्क के लिए जो कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं क्या? इंट्रानेट। ठीक है, और इंटरनेट कनेक्टिविटी आपका पार्ट होता है किसका? इंट्रा बी कॉमर्स का। ठीक है, तो ये थी आपकी केस स्टडी नंबर 2 को देखते हैं। केस स्टडी नंबर 2 क्या कहती है, देखते हैं एक बार। Mr. Rajiv wants to buy a new sofa set for his house, but he did not have space to keep. He planned to sell the old sofa through OLX so that he can get more surplus money and space of new sofa set. He got very good response and out of many buyers, he chose the buyer who gave him the best price. देखिए OLX की बात की गई है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर इंटरेक्शन की बात है। क्वेश्चन देख लेते हैं। Which are the two parties involved in transaction mentioned in above case। यहाँ पे दो पार्टी इन्वॉल्व कौन सी हैं? कंज्यूमर एंड कंज्यूमर, यानी जो बेच रहा है वो भी कंज्यूमर है, जो खरीद रहा है वो भी कंज्यूमर है, कस्टमर टू कस्टमर। और ब्रांच ऑफ ई बिजनेस की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, तो ब्रांच ऑफ ई बिजनेस एसोसिएटेड इन द अबव केस इज द C2C, यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, चलिए केस स्टडी, नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी क्या कहती है? नेक्स्ट केस स्टडी कहती है आपकी इन्फोटेक लिमिटेड इज रनिंग अ वेबसाइट फॉर सेलिंग गिफ्ट आइटम्स। ठीक है, देखिए इन्फोटेक लिमिटेड इज रनिंग अ वेबसाइट फॉर सेलिंग गिफ्ट आइटम्स एंड गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। उनको सारी कंट्री से ऑर्डर मिल रहे हैं। रिसेंटली द कंपनी गॉट द ऑर्डर ऑफ 100 पीसेस ऑफ अ पर्टिकुलर गिफ्ट। कंपनी को क्या है? एक पर्टिकुलर गिफ्ट के 100 पीसेस का ऑर्डर मिला। आइटम फ्रॉम अ कंपनी फॉर इट्स एम्प्लॉय। गिफ्ट आइटम from a company for its recently the company get the order of 100 piece of particular gift item from a company, यानी उसे उसके एम्प्लॉय के थ्रू उसे एक 100 गिफ्ट आइटम का ऑर्डर मिला। इन्फोटेक अरेंज द आइटम्स एंड डिलीवर इट ऑन द टाइम, बट कंपनी रिटर्न द होल लॉट एंड सेड दे वर ऑर्डर्ड सम अदर आइटम। यानी कंपनी ने ऑर्डर पूरा कर दिया, बट जो दूसरा था यानी कि जो बायर था उसने ऑर्डर रिटर्न कर दिया, कह के उसे कुछ और चाहिए था जो उसे डिलीवर नहीं हुआ है।
द इन्फोटेक हैड टू एक्सेप्ट द रिजेक्ट ऑर्डर बैक एज दे वर नॉट हैविंग अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द आइटम सिलेक्टेड बाय द कंपनी। उनको अपना ऑर्डर जो है वो वापस करना पड़ा, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉपर प्रूफ नहीं थे इस चीज़ को प्रूव करने के लिए। तो क्वेश्चंस क्या कहते हैं, ये आपका सिक्योरिटी एंड रिस्क ऑफ ई बिजनेस से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पहला है वो क्या कहता है, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि स्टेट द प्रॉब्लम और रिस्क फेस्ड बाय इन्फोटेक। The risk faced by Infotech will be classified under the transactional risk as the buyer has denied to accept the order, ठीक है। Second, how can Infotech Limited avoid the risk? इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए क्या तरीका है? इस रिस्क को अवॉइड करने का टेक्निकल तरीका है कि हम अपनी जो कुकीज़ होती हैं हमारे फ़ोन की, उन कुकीज़ से उस डेटा को सेव कर लें, ठीक है। तो कुकीज़ सॉफ्टवेयर से आप इस तरह की प्रॉब्लम से बच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट अदर रिस्क इन्वॉल्व रिलेटेड टू बिजनेस, और कौन कौन से रिस्क इस केस से इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो रिस्क अदर रिस्क जो इस केस से इन्वॉल्व होंगे वो होगा आपका रिस्क ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, स्टोरेज रिस्क। तो ये रिस्क भी इस केस से इन्वॉल्व है, ठीक है। इसी के साथ इस तरह की केस स्टडी इस चैप्टर से पूछी जाती हैं। एक्चुअली आउटसोर्सिंग की केस स्टडी भी पूछी जाती हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये चैप्टर इसी के साथ यहीं कम्प्लीटली फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड ध्यान रखें जितने भी सोर्सेज से इंटरनेट से आपको केस स्टडीज़ अवेलेबल हों उन केस स्टडी को ज़रूर करें, और जो आपको नोट्स प्रोवाइड हुए हैं उन प्रोवाइडेड नोट्स से भी केस स्टडीज़ को सॉल्व करें, ठीक है स्टूडेंट्स। हैव अ वेरी वंडरफुल डे, थैंक यू।